हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचफिशियस। दोस्तों, करंट अफेयर्स के सीरीज में हमने जुलाई से अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। पूरा जो है करंट अफेयर्स हम सिनॉप्सिस के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क संधि UNFCCC, इसके पक्षकारों का 27वां सम्मेलन, जिसे आप COP27 के नाम से जानते हैं, इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में किया गया है। COP का गठन 1994 में किया गया था और पहली बार जो है इसका बैठक 1995 में जर्मनी में हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को स्थिर करना, पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाना है। चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है नवंबर 2022 में। इसकी मेजबानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है आतंकवादी संगठनों को गैर कानूनी ढंग से दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोकना। इस सम्मेलन का क्या नाम है? नो मनी फॉर टेरर। इसका पिछला संस्करण यानी कि जो है पहला संस्करण 2018 में फ्रांस में हुआ था और दूसरा संस्करण 2019 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तो इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, यदि इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है 25 रुपया। तो 25 रुपया पे करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर इस PDF के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7007287440। इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। इसका थीम क्या था? थीम याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका थीम है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। भारत का नेतृत्व किसने किया था? प्रधानमंत्री ने किया था। इसका जो है पहला सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में हुआ था और इसका 16वां सम्मेलन 2021 में इटली के रोम में हुआ है। और 17वां कहाँ पर हुआ है? 17वां जो है इंडोनेशिया के बाली में हुआ है। 18वां 2023 में भारत में होगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा है? भारत के द्वारा किया जा रहा है। G20 समूह की स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या 20 है, जिसमें से 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ है। इसके जो है वैश्विक स्तर पर योगदान की बात करें तो जनसंख्या में इसका योगदान 60% का है, GDP में 80% का और वैश्विक निर्यात में 75% का है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है केयरफुली देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, राम सेतु। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत किया गया है सांसद सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा और उस याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने की मांग की गई है। इसे अन्य नाम से एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो राम सेतु का अन्य नाम क्या है? एडम्स ब्रिज। यह भारत श्रीलंका के मध्य 48 किलोमीटर लंबी पुल जैसी संरचना है। महाकाव्य रामायण में उल्लेख किया गया है कि इसका निर्माण भगवान राम और उनकी सेना के द्वारा किया गया था, किंतु वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रवाल भित्ति की एक जो है रेखीय रिज है। यह जो है रामेश्वरम के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संविधान दिवस। तो राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। 22वां विधि आयोग। तो 22वां विधि आयोग का गठन कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा
7 नवंबर 2022 को इसका गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को प्रदान की गई है। तो 27वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कानूनी सुधार पर भारत सरकार को शोध और सलाह प्रदान करना। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का गठन 1955 में किया गया था और इसकी अध्यक्षता MC सीतलवाड़ के द्वारा की गई थी। हर 3 वर्ष पर इसका जो है पुनर्गठन किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, कमजोर वर्ग EWS, तो इसको जो 10% का आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह जो है बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3-2 के बहुमत से दिया गया है। इसके लिए 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया था, जिसके तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। कितने परसेंट? 10%। चलिए देखते हैं। देखिए, 2 फिंगर टेस्ट, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। यह टेस्ट बलात्कार के मामले में किया जाता था। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2013 में ही असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, किंतु असंवैधानिक घोषित होने के बावजूद भी यह प्रक्रिया, यह टेस्ट जो है जारी रहा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है पुनः रोक लगा दिया है। जस्टिस वर्मा कमेटी, तो 2012 में जो है 2 फिंगर टेस्ट पर एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसका नाम था जस्टिस वर्मा कमेटी, जिसने जो है 2 फिंगर टेस्ट पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी और इसी को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। चलिए देखते हैं। देखिए, आधार नियमों में संशोधन, तो जो आपका आधार है उसके कुछ नियम में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा यह संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के तहत क्या व्यवस्था की गई है, देखते हैं। देखिए, 10 वर्ष के उपरांत कम से कम एक बार संशोधित दस्तावेज को अपडेट किया जा सकता है। मतलब जो आपका आधार बना है, जिस डेट से बना है, उसके 10 वर्ष पूरा होने पर संबंधित डेटा जो आपका है उसको आप जो है अपडेट करवा सकते हैं। यह अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार द्वीप पर व्यापक विकास परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है। इसकी समावधि 30 वर्ष की है। प्रस्तावित विकास परियोजना में एक ग्रीनफील्ड शहर विकसित किया जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का विकास किया जाएगा। एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जाएगा और एक पावर प्लांट विकसित किया जाएगा, इस जो है विकास परियोजना के अंतर्गत। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि जो है ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर जो है जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर सोमपेन और निकोबारी जनजाति पाई जाती है। सोमपेन जनजाति कई बार यूपी PCS में पूछी जा चुकी है, तो स्टार लगा लीजिएगा। और ये जो है पूरा फैक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको केयरफुली आप लोग देखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, डिजिटल शक्ति 4.0, इसका शुभारंभ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं एवं लड़कियों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस का निर्माण करना। डिजिटल शक्ति अभियान, इसका जो है शुभारंभ जून 2018 में किया गया था। ये जो है पहला संस्करण इसका था, जो कि जून 2018 में प्रारंभ हुआ था, और जो अभी हाल में स्टार्ट हुआ है इसका नवीनतम संस्करण है 4.0। तो याद रखिएगा, मूल संस्करण इसका कब लॉन्च हुआ था? 2018 में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य है देश भर में महिलाओं को
डिजिटल रूप से जागरूक बनाना। तो महिलाओं के जो है डिजिटल जागरूकता से संबंधित है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, यह जो है एक संवैधानिक निकाय है, अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 में हुई थी। इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं। और पहली अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। कौन थी? जयंती पटनायक, याद रखिएगा, जिनका हाल ही में जो है देहांत भी हो गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट उन्नति, इस परियोजना के प्रति राज्यों के उदासीन रवैये के कारण केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसे श्रम बजट में जोड़ने पर विचार किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 2020 में किया गया था। इसका नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है। इसका लक्ष्य है मनरेगा के लाभार्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके इस योजना पर निर्भरता को कम करना। अर्थात जो मनरेगा योजना पर निर्भर लाभार्थी हैं उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो जो है अन्य क्षेत्रों में मूव कर सकें, जिससे जो है मनरेगा पर जो भार है उसको जो है कम किया जाए, जो उनकी जो है क्या नाम है निर्भरता है वो कम हो सके। चलिए देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट है गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2022। इसे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा जारी किया गया है। 2017 की तुलना में भूजल परिस्थितियों में सुधार दर्ज किया गया है। देखिए, यदि जो है वार्षिक भूजल सुधार की बात करें तो एक वर्ष में भूजल पुनर्भरण लगभग जो है 437 अरब क्यूबिक मीटर हुआ है और भूजल की निकासी 339.16 अरब क्यूबिक मीटर हुआ है। तो ये जो है सुधार देखने को मिल रहा है भूजल संसाधन में। चलिए देखते हैं। देखिए, भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण, इसे जो है गृह मंत्रालय के द्वारा करवाया गया है। देश की 576 भाषाओं की फील्ड बायोग्राफी की गई है। भारत में कितनी मातृभाषाएं हैं? तो भाषाई जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 19,500 से अधिक जो है मातृभाषा है। सर्वाधिक बोली जाने वाली मातृभाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक बोली जाने वाली मातृभाषा हिंदी है और दूसरी जो है बंगाली है। चलिए देखते हैं। देखिए, चुनावी बांड योजना, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं, तभी इससे संबंधित जो मुद्दा है वो समझ में आएगा। देखिए, ये जो है राजनीतिक दलों के चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने हेतु लाया गया था। इसकी घोषणा 2017-18 के बजट में किया गया था और इसे 2018 में अधिसूचित किया गया था। इसे केवल SBI बैंक से ही खरीदा जा सकता है और यह जो है केवल 15 दिनों के लिए वैध होता है। अर्थात जिस तिथि को जारी किया जाता है उस तिथि से लेकर के 15 दिनों के लिए वैध होता है। लेकिन जो है केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके इसमें जो है कुछ संशोधन कर दिया। अभी जो हाल में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो है चुनावी बांड की बिक्री के लिए 15 दिन का जो है अतिरिक्त समय प्रदान किया है केंद्र सरकार ने। इसी को जो है एक याचिका के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो इसे याद रखिएगा। कितने दिनों के लिए वैध होता है? तो 15 दिन के लिए वैध होता है। केवल और केवल जो है SBI से इसे खरीदा जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए, पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के 3 अन्य जिलों में इसे लागू करने को मंजूरी दे दिया है। वो कौन कौन से ज़िले हैं? गाजियाबाद है, आगरा है और प्रयागराज है। इससे पहले जो है 4 जिलों में यह लागू हो चुका है, नोएडा, कानपुर, लखनऊ और वाराणसी में। तो अब जो है 4 और 3 7 जिलों में, उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगा। तो इन जिलों का नाम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल, इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री के द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में सभी नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन उन्मुखी पाठ्यक्रम जारी किया गया है।
सामाजिक घटनाक्रम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति, इसका अनावरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह आत्महत्या को रोकने हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई अपनी तरह की पहली नीति है। इसका लक्ष्य है 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को 10% तक कम करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में बाल विवाह से संबंधित आंकड़े संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष और यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भारत में बाल विवाह में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बाल विवाह की दर 2005 में 47.4% था और 2021 में ये गिर करके 23.3% हो गया है। अभी भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बाल विवाह की दर उच्च है। जैसे जो है सर्वाधिक बाल विवाह पश्चिम बंगाल में होता है, दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है। बाल विवाह की समस्या को कम करने के लिए अर्थात बाल विवाह को रोकने के लिए एक अधिनियमित किया गया है जिसका नाम है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो इसे भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014, इसे जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी एवं वैध करार दिया गया है, किंतु पेंशन कोष में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये की मासिक वेतन सीमा को रद्द कर दिया गया है। चूंकि पेंशन योग्य वेतन सीमा जो थी वो जो है पहले 6500 रुपये प्रति माह था, जिसे बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। तो 15,000 की जो सीमा बढ़ाकर की गई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया है। पुनः 6500 रुपये प्रति माह की सीमा को लागू कर दिया गया है। अब बात आता है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्या है। तो देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे आप ईपीएफओ के नाम से जानते हैं, इसका जो है गठन 4 मार्च 1952 को हुआ था। यह एक जो है सांविधिक निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लिए धन बचाने के लिए प्रेरित करना है। चलिए देखते हैं। देखिए, नई चेतना पहल बदलाव की, तो इस अभियान का शुभारंभ केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। यह एक लैंगिक जागरूकता अभियान है। यह 25 नवंबर 2022 से 23 दिसंबर 2022 तक चलेगा। इसका थीम है लिंग आधारित हिंसा का उन्मूलन। वैश्विक आबादी, देखिए, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार 15 नवंबर 2022 को विश्व की जो आबादी है वो 8 अरब यानी कि जो है 8 बिलियन हो गई है। चलिए देखते हैं। तो चलिए अब जो है विरासत एवं संस्कृति से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। देखिए, जनजाति गौरव दिवस, तो इसे मनाने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा 10 नवंबर 2021 को की गई थी और अपने घोषणा में बताया गया था कि प्रति वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। पहला जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 2022 को मनाया गया है। यह जो है बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर मनाया गया है। गुरु नानक देव की 553वीं जयंती 8 नवंबर 2022 को मनाया गया है। तो गुरु नानक देव की जो जयंती है उसे प्रकाश उत्सव या गुरु पूरब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था वो 1469 में हुआ था, 1469 ईस्वी में, और इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर में ननकाना साहिब नामक स्थान पर हुआ था। चलिए देखते हैं। देखिए, शिवाजी महाराज की तलवार, शिवाजी महाराज की तलवार को लंदन से वापस लाने पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कार्य किया जा रहा है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक जो है इसे भारत लाया जाएगा। तलवार का नाम क्या है? तलवार का नाम है जगदम्बा। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1630 को पुणे के शिवनेरी किले में हुआ था और इनके पिता का नाम शाहजी भोसले था, माता का नाम
जीजाबाई था। इनका राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में 6 जून 1674 में हुआ था। इनके मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मैंने करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड जो स्टैटिक्स का पोर्शन है उसको भी कवर कर दिया है, तो इससे जो है आपके क्वेश्चन की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो इसको आप लोग जो है 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो अच्छे से जो सारे फैक्ट हैं वो कंठस्थ हो जाएंगे। देखिए, काशी तमिल संगमम, इसका उद्घाटन वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है देश के 2 सबसे मजबूत और प्राचीन शिक्षा केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को फिर से मजबूत करना। बांग्ला महोत्सव, बांग्ला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? मेघालय में किया गया है। ये जो है गारो समुदाय का एक लोकप्रिय त्यौहार है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सालजोंग देवता के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो बांग्ला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मेघालय में, याद रखिएगा। कडाले काई पारिशे उत्सव, कडाले काई पारिशे उत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कर्नाटक में हुआ है। यह जो है मूंगफली उत्सव है। गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जो कि 90 सिखों के 90 गुरु थे, इनके शहादत दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 24 नवंबर को मनाया जाता है। ये कब शहीद हुए थे? तो ये जो है 1675 में औरंगजेब के द्वारा धर्मांतरण विरोध के कारण शहीद हो गए थे। कब हुए थे? 1675 में। चलिए देखते हैं। चलिए अब आर्थिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, फास्फेटिक और पोटास उर्वरकों हेतु सब्सिडी, इसमें जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा मंजूरी दी गई है और 2022-23 की दूसरी छमाही के लिए यह मंजूरी दी गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसे कब शुरू किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। जो पुरानी योजनाएं हैं उनको एक तरफ दे दिया जाता है, दूसरी तरफ उनका लॉन्चिंग डेट दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इनको मैच कराइए। तो जो योजनाएं हैं उसको भी देखिए, मैं ऐड कर दिया हूँ, तो उनका जो है डेट और लॉन्चिंग प्लेस याद रखिएगा। देखिए, इसे जो है 2015 में शुरू किया गया था और कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान से शुरू किया गया था। इसका थीम है स्वास्थ्य धरा खेत हरा, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने में राज्य सरकारों की मदद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान, इसका कार्य क्या है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है ये ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान करता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जो है तेलंगाना के हैदराबाद में है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1992 में की गई थी, तो स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन पर एक पोर्टल, इसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया है। इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। इस पोर्टल में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन के संदर्भ में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। चलिए देखते हैं। चाय उद्योग के लिए वित्तीय सहायता, तो वित्तीय सहायता की मांग किसके द्वारा की गई है? तो ये मांग जो है भारतीय चाय बोर्ड के द्वारा केंद्र सरकार से की गई है। 2022-23 से लेकर के 5 वर्षों के लिए ये मांग की गई है। तो मांग कितने राशि की गई है? 1000 करोड़ रुपए की मांग की गई है। चाय उत्पादन की बात करें तो चाय उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, चीन पहले स्थान पर है। चाय के उपभोग में भारत पहले स्थान पर है।
भारतीय चाय बोर्ड से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1954 में हुआ था। चाय अधिनियम 1953 के तहत इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसका उद्देश्य है भारत में चाय उद्योग का विकास करना। चलिए देखते हैं। देखिए, जी महालिंगम कार्यकारी समिति, इसका कार्य है बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों के शासन को मजबूत करने का सुझाव देना। प्रस्तुत रिपोर्ट पर सार्वजनिक टिप्पणी की मांग की गई है सेबी के द्वारा। सेबी के संदर्भ में देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को किया गया था और सेबी को सेबी एक्ट 1992 के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका कार्य है भारतीय पूंजी बाजार को नियंत्रित करना यानी कि रेगुलेट करना। चलिए देखते हैं। क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात। क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, बैंकों की संपत्ति और देनदारी का जो अनुपात होता है, यानी कि बैंकों की जो संपत्ति है और जो उन्होंने ऋण दिया है उसका जो अनुपात होता है उसे क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कहा जाता है। उदाहरण है, एक बैंक ने अपने द्वारा जुटाई गई जमा राशि से कितना उधार दिया है, इसका जो अनुपात होता है उसी को क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात कहा जाता है। इससे संबंधित आरबीआई के द्वारा आंकड़े जारी किए गए हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित, तो इसमें जो है सुधार हुआ है कुछ क्षेत्रों में, जैसे पूर्वोत्तर, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में सुधार देखने को मिला है। राज्यों की बात करें तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में सुधार देखने को मिला है। किंतु जो है कुछ क्षेत्रों में गिरावट भी देखने को मिला है, जैसे कि जो है उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में। राज्यों की बात करें तो पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली के बैंकों में क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात में गिरावट देखने को मिला है। तो ये डाटा किसके द्वारा जारी किया गया है? आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसे जारी करने की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया है वित्त मंत्रालय ने। इसकी घोषणा 2022-23 के बजट में किया गया था। इसका उद्देश्य है हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाना। देखिए, ग्रीन बॉन्ड क्या है इसे देख लेते हैं। देखिए, किसी भी अन्य कॉरपोरेट बॉन्ड या सरकारी बॉन्ड की तरह यह बॉन्ड होता है। इसे हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जारी किया जाता है। पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया था? विश्व बैंक ने जारी किया था 2009 में। और वैश्विक स्तर पर ग्रीन बॉन्ड का प्रमुख जारीकर्ता कौन है? विश्व बैंक है, याद रखिएगा। भारत में ग्रीन बॉन्ड, तो भारत में ग्रीन बॉन्ड से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला पहला बैंक कौन है? तो भारत में 2015 में यस बैंक के द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। और प्रथम हरित नगरपालिका बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 2021 में गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अगला है 4500 मेगावाट बिजली की खरीद हेतु योजना। इसका शुभारंभ ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसे शक्ति नीति के तहत जो है लॉन्च किया गया है। शक्ति नीति की बात करें तो इसका पूरा नाम है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड अलॉटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। कब की गई थी? 2017 में। इसका उद्देश्य है ऊर्जा संयंत्रों को कोयला के बेहतर आवंटन की आपूर्ति करना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अमरजीत सिन्हा समिति, इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। इसका कार्य है मनरेगा के कार्यान्वयन की समीक्षा करना। तो मनरेगा का पहला नाम क्या था? तो मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। 2005 में इसका शुभारंभ हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत, और इसका नाम बदल करके
मनरेगा कब किया गया था? तो 2010 में नरेगा को मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। इसमें जो है लाभार्थियों की बात करें तो 2/3 जो लाभार्थी हैं उसमें 2/3 जो है महिला लाभार्थी होना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। तो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया गया है। यह जो है त्रैमासिक बुलेटिन है, जुलाई सितंबर 2022 से संबंधित डेटा है। इसमें उल्लेख किया गया है कि शहरी बेरोजगारी दर में कमी आई है। जुलाई सितंबर 2021 में बेरोजगारी दर कितनी थी? शहरी बेरोजगारी दर कितनी थी? 9.8% था। और जुलाई से सितंबर 2022 में यह घट करके 7.2% हो गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन, इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय के द्वारा मिजोरम के आइजोल में किया गया है। इसका उद्देश्य है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना। चलिए देखते हैं। देखिए ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज स्टेज 2, इसका शुभारंभ आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिकों के गतिशीलता अनुभव को बढ़ाना। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी, इस समूह की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया जा रहा है 2022 से 23 हेतु। 2022 का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो जापान के टोक्यो में हुआ था। और 2022 के सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा की गई थी। इसका शुरुआत 15 जून 2022 को किया गया था। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इसके सिद्धांत एवं व्यवहार के बीच दिखाई देने वाली खाई को पाटना है। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 29 सदस्य देश शामिल हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, तो इसके नवीनीकरण का आह्वान किसके द्वारा किया गया है? यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के द्वारा किया गया है। रूस इसमें पुनः शामिल होने के लिए सहमत हो गया है। इसका शुभारंभ जुलाई 2022 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रूसी कार्रवाइयों, यानी कि जो यूक्रेन और रसिया क्राइसिस चल रहा है उसमें जो रूस की कार्रवाई है उसके कारण जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आ गई है उसको कम करना, ताकि जो है जो खाद्य कीमतों में वृद्धि हो रही है वो भी कम हो सके। चलिए देखते हैं। देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इसके चौथे संस्करण को नई दिल्ली में संपन्न किया गया है नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन के द्वारा। इसका थीम है हिंद प्रशांत महासागर पहल का संचालन। इसे 2018 में प्रारंभ किया गया था। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। 8वीं भारत नॉर्वे समुद्री संयुक्त कार्य समूह की बैठक मुंबई में हुई है। 2019 में 7वीं बैठक नॉर्वे के ओस्लो में हुई थी। तो 8वीं कहाँ पर हुई है? मुंबई में हुई है। और 9वीं कहाँ हुई थी? ओस्लो में हुई थी। यह हरित समुद्री क्षेत्र पर सहयोग हेतु जो है बैठक किया जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, इसको मंजूरी ऑस्ट्रेलियाई संसद के द्वारा प्रदान की गई है। अब दोनों देश सहमत तिथि पर मुक्त व्यापार समझौते को लागू कर सकेंगे। किसी विकसित देश के साथ भारत का यह पहला व्यापार समझौता है। याद रखिएगा किसके साथ हुआ है? यह ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। चलिए देखते हैं। देखिए 19वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कंबोडिया के नोम पेन में हुआ है। भारत का नेतृत्व किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। आसियान भारत मैत्री वर्ष नामित हुआ है 2022। तो याद रखिएगा 2022
को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में नामित किया गया है। आसियान की बात करें तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में। इसकी स्थापना बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत किया गया था। वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो कंबोडिया है। कंबोडिया द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। इसमें कुल 10 सदस्य हैं। इसका उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना। चलिए देखते हैं। अगला है भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की प्रथम बैठक। इसका आयोजन कंबोडिया के सिएम रीप पर हुआ है। भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा कार्य समूह का 41वां सत्र। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के द्वारा किया गया है। मुद्रा निगरानी सूची। तो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के द्वारा इस सूची से भारत सहित इटली, मैक्सिको, वियतनाम और थाईलैंड को बाहर कर दिया गया है। यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा की गई है। यह घोषणा बाली, इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री से मुलाकात के पश्चात ये जो है घोषणा की गई है। इसके तहत 18 से 30 वर्षीय डिग्री धारक भारतीयों को 2 वर्ष तक यूनाइटेड किंगडम में काम करने का अवसर मिलेगा। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। चलिए देखते हैं। भारत तथा यूएई के विदेश मंत्रियों के मध्य बैठक। तो भारत और यूएई के विदेश मंत्रियों के मध्य बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली के हैदरा हाउस में हुआ है। और इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल बिन जायद अल नहयान शामिल हुए हैं। 17वीं पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कंबोडिया के नोम पेन्ह में हुआ है और भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। चलिए देखते हैं। देखिए 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन। तो 7वां वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हाइब्रिड रूप से नई दिल्ली में आयोजित हुआ है और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। इसका थीम है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। इसका आरंभ 2016 में किया गया था और यह भू प्रौद्योगिकी पर भारत का वार्षिक आयोजन है। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद। तो संघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक वर्चुअल रूप से नूर सुल्तान में हुआ है। नूर सुल्तान कहाँ है? कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान और इसकी अध्यक्षता कजाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर जी द्वारा किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। नाम याद रखिएगा, अब्देल फतह अल सीसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिस्र को 2022-23 में G20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान अतिथि देश के रूप में भी आमंत्रित किया गया है। तो G20 में भारत की तरफ से मिस्र को भी आमंत्रित किया गया है एक अतिथि देश के रूप में। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, इसकी जो है 22वीं मंत्रिपरिषद बैठक कहाँ पर हुई है? बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन ने किया है। देखिए 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया है। कहाँ पर हुआ है?
इंदौर में हुआ है। मुख्य अतिथि कौन थे? तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका थीम था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हवासोंग 17, हवासोंग 17 एक जो है अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका परीक्षण उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। यह उत्तरी कोरिया की अब तक की सबसे बड़ी मिसाइल है। क्या नाम है? हवासोंग 17, याद रखिएगा। चलिए अब पर्यावरण एवं जैव विविधता से संबंधित घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, साइट्स की COP19 बैठक। तो साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? साइट्स का फुल फॉर्म है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसका आयोजन पनामा में हुआ है। इसका उद्देश्य है यह सुनिश्चित करना कि वन्य जीवों एवं वनस्पतियों के नमूनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा नहीं हो। साइट्स को कब लागू किया गया था? तो 1975 में इसे लागू किया गया था। भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो 1976 में भारत द्वारा इस पर हस्ताक्षर किया गया था और औपचारिक रूप से भारत इसका सदस्य बन गया था। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, सेना स्पेक्टेबलिस, ये जो है आक्रमणकारी विदेशी प्रजाति है। तमिलनाडु के मदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसका तेजी से जो है प्रसार देखा गया है। अगला देखते हैं। देखिए, गंगा नदी डॉल्फिन। तो उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम के माध्यम से गंगा नदी के जल गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम में भी पूछा जाता है कब लॉन्च हुआ था? याद रखिएगा, 2014 में लॉन्च हुआ था। इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप गंगा नदी में जो डॉल्फिन की आबादी है इसमें वृद्धि हुई है। गंगा डॉल्फिन की आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 600 है। आधिकारिक तौर पर इसकी खोज 1801 में की गई थी। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु इसे 2009 में घोषित किया गया है। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसको जो है विशेष जो है ध्यान रखिएगा। IUCN के द्वारा इसे रेड लिस्ट में, इंडेंजर्ड श्रेणी में जो है शामिल किया गया है, याद रखिएगा। तो रेड लिस्ट में किस श्रेणी में इसे शामिल किया गया है? इंडेंजर्ड, लुप्त प्राय श्रेणी में इसे शामिल किया गया है। गंगा डॉल्फिन के लिए भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बिहार सरकार द्वारा विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य में इसकी स्थापना की जा रही है। यह जो है भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला होगी। चलिए देखते हैं। देखिए, ई अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 केंद्र सरकार के द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। यह 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। याद रखिएगा कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। देखिए, ई कचरे के उत्पादन से संबंधित एक UN ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ई कचरे के उत्पादन में पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर भारत है। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक ई कचरे का उत्पादन महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। तो अरिट्टापट्टी को जैव विविधता विरासत स्थल किसके द्वारा घोषित किया गया है? तमिलनाडु सरकार के द्वारा घोषित किया गया है। और ये जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत घोषित किया गया। इसे भी याद रखिएगा, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में कि जैव विविधता अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो 2002 में हुआ था। कभी कभी जो है डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी जो है मैच कराने के लिए दे दिया जाता है। तो खास करके अधिनियम का जो है इसका डेट याद रखिएगा। राज्य का पहला एवं भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है यह। अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल तमिलनाडु का पहला एवं भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल है।
इसमें जो है अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, 2 गांव इसमें शामिल है, कौन कौन? अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम। चलिए अगला देखते हैं। देखिए मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो इसमें जो है 8 नवंबर 2022 को भारत शामिल हुआ है और इसे जो है यूएई और इंडोनेशिया के द्वारा UNFCCC के COP27 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि COP27 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो इसका आयोजन मिस्र के शर्म अल शेख में हुआ है, इसे भी याद रखिएगा। इस पहल में कौन कौन शामिल है तो देख लेते हैं। स्पेन, यूएई, जापान, भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसका उद्देश्य है वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में तथा जलवायु परिवर्तन के एक समाधान के रूप में मैंग्रोव की भूमिका के संबंध में वैश्विक जागरूकता का प्रसार करना, यानी कि जो है मैंग्रोव के जो है संदर्भ में जन जागरूकता का विस्तार करना इसका उद्देश्य है। चलिए देखते हैं। देखिए प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट, इसे किसने जारी किया है तो इसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक जो है वैश्विक तापन होने का जो है इसमें अनुमान लगाया गया है। तो इसे याद रखिएगा, किसने जारी किया है? प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करने हेतु 5 वर्षीय कार्यक्रम का अनावरण किसने किया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने किया है। इसका उद्देश्य है जलवायु आपदाओं की बढ़ती संख्या से होने वाली हानि को कम करना और जीवों को बचाना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन, इस पहल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इस पहल का प्रारंभ स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में UNFCCC के COP27 सम्मेलन में किया गया है। इसमें 30 देश और 20 संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य है सूखा की समस्या का समाधान करना। तो कौन सा गठबंधन है? अंतर्राष्ट्रीय सूखा प्रतिरोध गठबंधन, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। भारतीय ब्लैक हनीबी, भारतीय ब्लैक हनीबी मधुमक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह खोज किसके द्वारा किया गया है? तो केरल कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पश्चिमी घाट में किया गया है। इसका जो है नामकरण केरल कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। क्या नाम रखा गया है? एपिस करिंजोडियन नाम रखा गया है। क्या नाम है? याद रखिएगा, एपिस करिंजोडियन। कहाँ पर खोजा गया है? पश्चिमी घाट में खोजा गया है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल, ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और हरित ऊर्जा सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सिलोफिनेक, एक्सिलोफिनेक पर प्रतिबंध लगाने की मांग भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के द्वारा की गई है। एक्चुअली एक्सिलोफिनेक जो दवा है ये एक जो है ज्वर निवारक दवा है, दर्द निवारक दवा है, जो कि भैंसों को दिया जाता है। जब ये भैंसों को दिया जाता है तो ये जो है परिवर्तित होकर के डाइक्लोफिनेक में जो है बदल जाता है। किस में बदल जाता है? डाइक्लोफिनेक में बदल जाता है। और डाइक्लोफिनेक को 2006 में प्रतिबंधित किया जा चुका है, क्योंकि यह जो है गिद्धों की आबादी के गिरावट के लिए उत्तरदायी है। तो इसीलिए इसके भी जो है प्रतिबंध की मांग की गई है। चलिए देखते हैं। देखिए ग्रीन वॉशिंग काफ़ी चर्चा में रहा है ये शब्दावली, तो समझ लेते हैं क्या है। देखिए UN के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने
विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं को इसमें शामिल नहीं होने के प्रति सावधान किया है। इसे जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर हो रही प्रगति की एक झूठी तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए विभिन्न संस्थान अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की झूठी तस्वीर पेश करते हैं, और जब ये इस प्रकार की जो है गतिविधियां करते हैं तो उसी को जो है ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। मतलब जो कार्बन उत्सर्जन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है उसको जो है सही ये जो है रिपोर्ट नहीं करते हैं, सही प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इसी को जो है ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए, यूनेस्को ने एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के अनुसार विश्व धरोहर सूची में शामिल 1/3 ग्लेशियर खतरे में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग। चलिए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित घटनाक्रम। देखिए, EOS-06 मिशन, तो इसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है इसरो द्वारा। किस जो है प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा PSLV-C-54 के माध्यम से। EOS ये जो है अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसके अतिरिक्त जो है 8 अन्य उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है। तो EOS-06 के साथ साथ 8 अन्य उपग्रहों को लॉन्च किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि एक साथ 2 अलग अलग कक्षाओं में इसे स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, एक साथ 2 अलग अलग कक्षाओं में स्थापित किया गया है। यह जो है ओशनसैट श्रृंखला की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे जो है ओशनसैट 03 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, विक्रम यश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। देखिए, यह भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। क्या है? भारत का पहला निजी प्रक्षेपण यान है। इसे किसने जो है विकसित किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। कहाँ से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया गया है। इस मिशन का क्या नाम है? मिशन का नाम है प्रारंभ है। देखिए, इसे विकसित किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो इसके संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, भारत में सबसे बड़ी वित्त पोषित निजी स्पेस स्टार्टअप है। तो जो स्काई रूट एरोस्पेस है यह भारत में सबसे बड़ी वित्त पोषित निजी स्पेस स्टार्टअप है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो पवन कुमार चंदना और भारत नागाडेका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? तो ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। चलिए देखते हैं। देखिए, आर्टेमिस 1 मिशन, इसे जो है नासा के द्वारा फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। तो इसके लिए ओरियन अंतरिक्षयान और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट का जो है प्रयोग किया गया है। इसे उष्णकटिबंधीय तूफान निकोल के कारण क्षति का सामना करना पड़ा है। यह एक मानव रहित मिशन है और यह जो है किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आर्टेमिस 1 मिशन किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 34 नई दवाओं पर मूल्य सीमा लागू की गई है। यह अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, अतिसार रोग, जिसे आप डायरिया के नाम से जानते हैं, और पोषण पर 16वां एशियाई सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता में हुआ है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर, तो इसका जो है पहला सफल परीक्षण DRDO के द्वारा उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। इस बैलिस्टिक मिसाइल का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है AD-1, याद रखिएगा, AD-1। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अग्नि 3,
अग्नि 3 जो है परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो है ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल प्रक्षेपण किया गया है। इसकी मारक क्षमता की बात करें तो 3000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम, तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसकी परिकल्पना एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था भारत को मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। भारत सरकार द्वारा इसे 1983 में अनुमोदित किया गया था और ये कार्यक्रम कब पूरा हुआ था, मार्च 2012 में पूरा हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइलों का विकास किया गया था। तो कौन कौन से मिसाइल हैं? पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइल हैं, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। तो इस कार्यक्रम के तहत इन 5 मिसाइलों का विकास किया गया था। चलिए देखते हैं। देखिए, बायडू सैटेलाइट सिस्टम, तो बायडू सैटेलाइट सिस्टम से संबंधित श्वेत पत्र चीन के द्वारा जारी किया गया है। इसका प्रयोग विश्व के विभिन्न देशों द्वारा किया जा रहा है। इसकी शुरुआत चीन के द्वारा 1994 में की गई थी। बायडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम स्थापित करने वाला पहला विदेशी देश कौन है? तो पाकिस्तान है, जो कि जो है 2014 में ही इस नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अपने यहाँ स्थापित किया था। चलिए देखते हैं। देखिए, ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर प्लेन, तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अनुसार 2031 से 32 तक नौसेना में शामिल किया जा सकता है। तो इसे जो है 2031 से 32 तक नौसेना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। RISAT-2 उपग्रह, RISAT-2 उपग्रह, इसे इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो PSLV-C12 का प्रयोग करके इसे प्रक्षेपित किया गया है, किंतु जो है यह असफल हो गया है और हिंद महासागर में जकार्ता के पास जाकर के गिर गया है। देखिए, मैक्सियन मॉड्यूल का प्रमोशन किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। यह जो है तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन का दूसरा लैब मॉड्यूल है। तियांगगोंग क्या है? तो तियांगगोंग अंतरिक्ष स्टेशन चीन का अंतरिक्ष स्टेशन है। चलिए देखते हैं। चलिए अब राज्य घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है हर घर गंगा जल योजना। तो इसे जो है लॉन्च किया है बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने। कहाँ पर लॉन्च किया है? तो नालंदा के राजगीर में लॉन्च किया है और जल जीवन हरियाली योजना के तहत इसे लॉन्च किया गया है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत इसका उद्देश्य है दक्षिणी बिहार के जल संकट वाले क्षेत्रों में उपचारित गंगा जल की आपूर्ति करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, साहित्यिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, तो इसके जो है अंतर्गत उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय जीर्णोद्धार परियोजना को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विशिष्टता श्रेणी में पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हैदराबाद के गोलकोंडा की बावड़ियों को प्रदान किया गया है। मेरिट श्रेणी में यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना के डोमकोंडा और मुंबई के बायकुला स्टेशन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2041 तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2041 तक मथुरा वृंदावन को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बनाएंगे। तो ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, संगाई महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? मणिपुर में हुआ है। इसका थीम क्या था? फेस्टिवल फॉर वननेस।
इसका उद्देश्य मणिपुर को विश्व स्तर पर पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। चलिए देखते हैं। देखिए वाली यात्रा। वाली यात्रा के दौरान कटक उड़ीसा में 35 मिनट में 22,000 कागज की नाव बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वाली यात्रा के संदर्भ में वैश्विक जागरूकता में वृद्धि करना। इसका शाब्दिक अर्थ है, बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाली यानी इंडोनेशिया के बाली द्वीप की यात्रा करना। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022, इसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। इसका थीम है बिल्ड फॉर द वर्ल्ड। इसका उद्देश्य है भावी निवेशकों को आकर्षित करना। चलिए देखते हैं। देखिए आगामी परीक्षा के लिए ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग केयरफुल्ली जो है देखिएगा। 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे तो सारे फैक्ट कंठस्थ हो जाएंगे। और देखिए सिनॉप्सिस के माध्यम से आपको पूरा मंथली जो है करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है, जिससे आपको याद करने में जो है जद्दोजहद का सामना ना करना पड़े, ईजिली जो है सारे फैक्ट याद हो जाएं। तो इस तरह से यदि आप याद करेंगे तो ईजिली जो है सारे फैक्ट याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र स्कीम, इसे किसने प्रारंभ किया है? तो केरल के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है। इसका लक्ष्य है लागत को कम करके स्टार्टअप को अपने विचारों को नवीन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम, तो इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। किसे? मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के बांसवाड़ जिले में स्थित है। यह जो है चर्चा में क्यों है? यह जो है चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो है 17 नवंबर 1913 में स्वतंत्रता की लड़ाई में करीब 1500 भील तथा अन्य आदिवासी शहीद हुए थे, और इसको जो है राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की जा रही थी। तो इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित भी कर दिया गया है। और यह जो है आदिवासी जलियांवाला कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, मानगढ़ आदिवासी जलियांवाला कांड के नाम से भी प्रसिद्ध है। चलिए देखते हैं। देखिए तोखू इमोंग त्यौहार, तोखू इमोंग त्यौहार यह जो है नागालैंड में आरंभ हुआ है। प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यह एक फसल त्यौहार है। इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड, तो इससे किसे सम्मानित किया गया है? हरियाणा को सम्मानित किया गया है। स्वस्थानीय परियोजना, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कालकाजी दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नवनिर्मित 3024 फ्लैट का उद्घाटन इसके अंतर्गत किया गया है। चलिए देखते हैं। कामेंग पनबिजली परियोजना, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कामेंग पनबिजली परियोजना। धम्मदीपा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? त्रिपुरा में रखी गई है। ये जो है बौद्ध शिक्षा प्रदान करने वाला भारत का पहला बौद्ध संचालित विश्वविद्यालय होगा। चलिए अब कुछ चर्चित व्यक्तित्व देख लेते हैं। देखिए दीपा मलिक, आप सभी लोग जानते हैं। इनको जो है नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा निक्षय मित्र का एम्बेसडर नामित किया गया है। किसका? निक्षय मित्र का एम्बेसडर कौन बनी है? दीपा मलिक बनी है। दीपा मलिक जो है पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष भी हैं। तो पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक हैं। पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। और इनका जो है किस खेल से संबंध है? तो याद रखिएगा 60 फुट और जेवलिन थ्रो से इनका जो है संबंध है। 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
देखिए अरुणा साईराम, ये कर्नाटक की गायिका एवं मानवतावादी हैं। इनको फ्रांस सरकार का सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लसार्डे डेस आर्ट्स एट डेस से सम्मानित किया गया है। देखिए अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है भारत का, उसमें 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य होते हैं। एक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 जो है चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और पहले से जो है चुनाव आयुक्त एक कौन थे? अनूप चंद्र पांडे थे। एक नए चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है अरुण गोयल। तो याद रखिएगा अरुण गोयल। चलिए देखते हैं। देखिए शुभ्रकांत पांडा, इनको फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या नाम है? शुभ्रकांत पांडा। केवी कामत को 5 साल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड बोर्ड में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अरविंद बिरमानी जो है नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए हैं और ये जो है पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए संध्या देवनाथन को भारत के लिए फेसबुक पेरेंट मेटा की शीर्ष कार्यकारी नियुक्त किया गया है। देखिए इला भट्ट का निधन हो गया, जो कि जो है महिला अधिकारिता कार्यकर्ता थी और गांधीवादी थी। गुलाम अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। जमशेद जे ईरानी, इनका भी निधन हो गया है। ये जो है टाटा स्टील के दिग्गज पूर्व एमडी थे। इनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। चलिए देखते हैं। देखिए पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। देखिए बिहार पुरस्कार, तो बिहार पुरस्कार का 2 संस्करण जो है प्रदान किया गया है, 31वां और 32वां। तो 31वां जो है पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 31वां पुरस्कार मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है, उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए। और 32वां बिहार पुरस्कार माधव हाड़ा को प्रदान किया गया है, उनके पुस्तक पचरंग चोल पहाड़ साखी री के लिए यह प्रदान किया गया है। इसकी स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। देखिए इसकी घोषणा युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टेबल टेनिस खिलाड़ी शरथ कमल अचंता को इस जो है पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? शरथ कमल अचंता को, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2022, तो यह जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2022 के कुछ प्रमुख विजेता हैं, उनका नाम देख लेते हैं। जैसे जो है सीमा पुनिया, इनको भी प्रदान किया गया अर्जुन पुरस्कार। लक्ष्य सेन बैडमिंटन खेल से संबंधित हैं, तो बैडमिंटन से संबंधित कौन है? लक्ष्य सेन है, इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रणय यश ये भी बैडमिंटन से संबंधित हैं। निकहत जरीन, ये जो है मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। तो इन लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पणजी में हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो
याद रखिएगा इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, गोवा के पणजी में हुआ है। तो इसका जो है इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है, चिरंजीव को प्रदान किया गया है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो स्पेनिश निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सौरा, तो इससे जो है इनको सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किस फिल्म को सम्मानित किया गया है, तो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को, याद रखिएगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए। इसका जो है डायरेक्टर कौन है, तो इसके डायरेक्टर है वैलेंटीना मैरेल हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, वाहिद मोबसेरी को, क्या नाम है, वाहिद मोबसेरी, किस फिल्म के लिए, नो एंड के लिए, नो एंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो डेनिएला मारिन नवारो को, क्या नाम है, डेनिएला मारिन नवारो, किस फिल्म के लिए, तो इन्होंने जो है तो इन्हें आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2022, इससे जो है पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है, जो कि भारतीय वन्यजीव विज्ञानी हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। देखिए उत्तराखंड गौरव सम्मान, तो उत्तराखंड के द्वारा 5 लोगों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए NSA अजीत डोभाल, NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को इससे सम्मानित किया गया है। गीतकार प्रसून जोशी को इससे सम्मानित किया गया है। जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और जो है वीरेन डंगवाल, इन तीनों लोगों को मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा नर्स पेशेवरों को उनके सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, सुमन दुबे और लिसी अचन कुंजू को, और बिहार से शबरून खातून और नाजिया परवीन को इससे सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं। देखिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की घोषणा संगीत नाटक अकादमी के द्वारा किया गया है 3 साल के लिए, 19, 20 और 21 के लिए। इसमें जो है 10 अकादमी फेलो और 128 कलाकारों की सूची घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश के 5 हस्तियों को इससे सम्मानित किया गया है, तो आइए देख लेते हैं। देखिए प्रोफेसर कुमकुमधर को, ललित सिंह पोखरियाल, पूर्णिमा पांडे, चितरंजन ज्योतिषी, सुनील कुमार सिंह, इन 5 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास हुए हैं, देख लेते हैं। देखिए हरिमौ शक्ति 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, मलेशिया में हुआ है। भारतीय सेना और मलेशियाई सेना के मध्य हुआ है। आस्ट्रा हिंद 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। किसके मध्य हुआ है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। देखिए याद रखिएगा आस्ट्रा से क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, हिंद से हो गया हिंदुस्तान। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ है। युद्धाभ्यास 2022, इसका आयोजन उत्तराखंड में हुआ है। यह जो इसका 18वां संस्करण है। इसमें भारतीय सेना और अमेरिकी सेना शामिल हुई है। इन दोनों सेनाओं के मध्य यह युद्धाभ्यास हुआ है। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। देखिए 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2022 में इसका थीम क्या है,
इसका थीम है मधुमेह शिक्षा तक पहुँच। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम है राष्ट्रीय निर्माण में मीडिया की भूमिका। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए कुछ चर्चित पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। देखिए, एशिया का परमाणुकरण, इसे रेने नावाक के द्वारा लिखा गया है। विनिंग द इनर बैटल, शेन वाटसन के द्वारा लिखा गया है। नालंदा जब तक हम फिर से मिलते हैं, इसे गौतम बोरा के द्वारा लिखा गया है। द पैराडाइज ऑफ फूड, खालिद जावेद के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री, तो स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, शेखर पाठक के द्वारा लिखा गया है। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री। चलिए देखते हैं। चलिए कुछ वन लाइनर फैक्ट देख लेते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किशोर कुमार वासा को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तैयब इकराम को। स्विट्जरलैंड पर्यटन द्वारा मैत्री राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। आईसीसी का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यूजीलैंड के ग्रेग वार्कले बने हैं। कौन बने हैं? ग्रेग वार्कले। नवी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो एमएस धोनी बने हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी की वेबसाइट पर 2022 में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन सा शब्द है? होमर। चलिए देखते हैं। देखिए, अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा देश के सबसे बड़े विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना करने की घोषणा की गई है। तो यह स्थापना कहाँ पर की जाएगी? गुजरात के मुंद्रा में। रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र किसे प्राप्त हुआ है? तो टाटा स्टील को प्राप्त हुआ है। देखिए, ग्रूमिंग ब्रांड अर्बन गबरू का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव को। कोटे डी आइवर गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। उनका क्या नाम है? राजेश रंजन नाम है। कर्नाटक सरकार द्वारा राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कर्नाटक रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो दक्षिण भारत के दिवंगत अभिनेता हैं पुनीत राजकुमार, इनको जो है इससे सम्मानित किया गया है। FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसे प्रदान किया गया है? याद रखिएगा, भोपाल रेलवे स्टेशन को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? 2022 दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। पहले वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? दानिश मंजूर भट्ट को। फिक्की द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया है? राजेश सिंह पवार को। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष PT ऊषा को नियुक्त किया गया है। FSSAI द्वारा खाद्य पशु अनुमोदित किया गया है हिमालयी याक को। हवाई आइसलैंड पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में 38 साल में पहली बार विस्फोट हुआ है। कौन सा ज्वालामुखी है? मौना लोआ। चलिए देखते हैं। देखिए, इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति का आयोजन हुआ है। तो इसमें जो है भारत और इंडोनेशिया की सेना के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया है। भारत और इंडोनेशिया की सेना के मध्य गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन हुआ है। भारतीय वायुसेना का एक वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ है। देखिए, नसीम अल ब्रह
या जो है सी ब्रिज द्विपक्षीय अभ्यास भारत और ओमान के नौसेना के मध्य हुआ है। अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास का आयोजन सी विजिल 2022 के नाम से हुआ है। मालाबार नौसैन्य अभ्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2022 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जापान के योकोसुका में हुआ है। और इसमें जो है भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। भारतीय जहाज में शिवालिक और कारमोटा शामिल हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता, तो विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत का रक्षा मंत्रालय है। देखिए, चेहरे की पहचान प्रणाली डिजी यात्रा को देश के 3 हवाई अड्डों से शुरू किया गया है। तो कौन कौन से 3 हवाई अड्डे हैं? दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की पहली वैदिक घड़ी स्थापित होगी मध्य प्रदेश के उज्जैन में। स्काच पुरस्कार, तो स्काच पुरस्कार महिला एवं बाल विकास श्रेणी में पश्चिम बंगाल जीता है। लक्ष्मी भंडार योजना के लिए, किस योजना के लिए? लक्ष्मी भंडार योजना के लिए। खेल घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। और वैश्विक स्तर पर बात करें तो वैश्विक स्तर पर ये दूसरे खिलाड़ी हैं। तो पहले खिलाड़ी कौन है? तो पहले खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान। अचंता शरथ कमल, ये जो है भारतीय पैडलर हैं। भारतीय पैडलर का मतलब, यहाँ पैडलर का मतलब क्या हो गया? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं। तो 2022 में देश का सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है, अभी आपने देखा है। चलिए देखते हैं। देखिए, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है थाईलैंड के बैंकॉक में हुआ है। इसमें कांस्य पदक किसने जीता है? मनिका बत्रा ने, जो कि पहली भारतीय महिला पैडलर हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ है। विजेता कौन है? विजेता है इंग्लैंड। 2 बार जीतने वाली दूसरी टीम है इंग्लैंड। पहली टीम कौन है? वेस्ट इंडीज है। उपविजेता कौन है? पाकिस्तान है। और भारत विजेता कब बना था? 2007 में बना था। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता के ईडन गार्डन में हुआ है। इसका विजेता मुंबई है। मुंबई पहली बार इसका विजेता बना है। इसका कप्तान कौन था? तो मुंबई टीम की कप्तानी अजिंक्य रहाणे के द्वारा किया गया था। उपविजेता हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक 3 बार विजेता कौन बना है? तमिलनाडु बना है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, विराट कोहली 4000 अंतर्राष्ट्रीय T20 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। डेविस कप 2022, इसका संबंध किससे है? किस खेल से है? तो टेनिस खेल से है, याद रखिएगा। डेविस कप 2022 का संबंध टेनिस खेल से है। इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। विजेता कनाडा है और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया है। विजेता कौन है? कनाडा है। 2021 का विजेता कौन था? रूस था। देखिए, पेरिस मास्टर्स टेनिस, इसके विजेता कौन है? तो होल्गर रूने हैं, जो कि डेनमार्क के हैं। उपविजेता नोवाक जोकोविच हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्पेन में हुआ है। भारतीय मुक्केबाजों द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। किसके किसके द्वारा? तो विश्वनाथ सुरेश, देविका घोरपड़े और वंशज के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है इस चैंपियनशिप में। एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप, भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। पराजित किसे किया है? कुवैत को पराजित किया है।
15वीं एशियन एयर गन चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में हुआ है। भारत ने 25 स्वर्ण पदक जीता है। अडयार ट्रॉफी 2022, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो श्रीलंका के कोलंबो में हुआ है। विजेता कौन है? विजेता मद्रास बोट क्लब की महिलाएं हैं। तो ये जो है आपका नवंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया है। यदि इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7007287440। इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है 25 रुपीज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।